नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। दोस्तों, 5 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट ना रहे। जो वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। जो आपका अपर पीसीएस का एग्जाम होना है उसमें भी यह सीरीज आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है प्लीज़ आप इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन करते हैं, जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आपका होमवर्क रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था। तो गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं पर अधिकार किया था। ठीक है, इस समय कुमाऊं का जो राजा था या शासक था तो वह दोस्तों महेंद्र चंद था। ठीक है, इसलिए महेंद्र चंद को चंद वंश का अंतिम राजा कहा जाता है। 1790 में दोस्तों हवालाबाग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गोरखाओं ने चंद राजाओं को हराया। ठीक है, और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तो अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बमशाह चौतरिया। ठीक है, तो बमशाह चौतरिया यह दोस्तों अंतिम गोरखा सूबा था। जनवरी 1790 में दोस्तों गोरखाओं ने अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया व सूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबा था जोगमल शाह। ठीक है, अंतिम कौन था? तो बमशाह चौतरिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था। तो देखिए, हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ जो जाने वाली सड़क है इसका निर्माण GW ट्रेल के द्वारा करवाया गया, जो कि कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था और पहला वास्तविक कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालसी के समीप राजा सीलबर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है। तो कालसी देहरादून के समीप राजा सीलबर्मन से संबंधित जो ऐतिहासिक स्थान है तो वह है दोस्तों जगत ग्राम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आज की क्लास का चौथा प्रश्न है कि गढ़वाल राइफल्स का गठन किस सन में किया गया। तो देखिए, गढ़वाल राइफल का जो गठन किया गया तो वह 1887 में अल्मोड़ा में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जो गढ़वाल राइफल है इसका जो गठन किया गया था तो वह 5 मई 1887 को रानीखेत में किया गया, जबकि लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स को जो ट्रांसफ़र किया गया तो वह 4 नवंबर 1887 को किया गया था। देखिए, लैंसडाउन का प्राचीन नाम कालो का डांडा था और लैंसडाउन जो नाम पड़ा तो वह 21 सितंबर 1890 को पड़ा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो देखिए, स्वतंत्रता पश्चात नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में बनाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नैनीताल जिला कब बना? तो यह दोस्तों 1891 में बना था। इसी के साथ दोस्तों अल्मोड़ा भी 1891 में जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हमें कुछ परियोजनाएं दी हैं, उनसे संबंधित उनकी नदियां दी गई हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी परियोजना उस नदी पर स्थित नहीं है। तो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यह यमुना नदी पर स्थित है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों पिंडर पर स्थित नहीं है। ठीक है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना यह भागीरथी नदी पर स्थित है और छिब्रो जल विद्युत परियोजना यह टोंस नदी पर स्थित है। जो ब्यासी जल विद्युत परियोजना है तो यह दोस्तों देहरादून में यमुना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक
पत्रिका का आरंभ किया गया था? तो देखिए स्वाधीन प्रजा जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसे विक्टर मोहन जोशी के द्वारा शुरू किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थान से की जाती है? तो देखिए पाणिनि ने अपनी पुस्तक में कालकूट का जिक्र किया। ये कालकूट दोस्तों कालसी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर जीके की क्लास स्टार्ट कर दी है। आप सभी के लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर आप कंप्यूटर जीके भी कराइए, क्योंकि कंप्यूटर जीके से उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में कम से कम 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन बनना कंपलसरी है, तो इसलिए कंप्यूटर एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आप कंप्लीट जरूर करिएगा। हमने दोस्तों इस क्लास को, इस सीरीज को शुरू कर दिया है। ठीक है, आज आपको इसकी पहली क्लास मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। हम लगभग 10 क्लास करेंगे कंप्यूटर की, जिसमें आपका कंप्यूटर टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना उस क्लास को सपोर्ट जरूर करिएगा। हमने हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से डिटेल के साथ समझाया है और किया है। ठीक है, वह सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो उत्यासु जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों अलकनंदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो देखिए उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इन्हें दोस्तों 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बात कर लें गोविंद वल्लभ पंत की, तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूड ग्राम में हुआ था। इन्हें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र कह के पुकारा। तो क्वेश्चन बनता है कि हिमालय पुत्र किसे कहा जाता है? तो आपको बताना होगा जीबी पंत को। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे 1946 से 1954 तक। ठीक है, इन्हें भारत रत्न 1957 में दिया गया और इन्हीं के द्वारा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की गई थी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई 1903 में। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हैप्पी वैली क्लब की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना होगा 1904 मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष में हुआ। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण जो हुआ, तो वह दोस्तों हुआ था 1 अगस्त 1949 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो टिहरी रियासत को एक जिला बनाकर उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया। जब इसे दोस्तों जिला बनाया तो ये है उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना था। ठीक है, देखिए 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया। टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा की गई। टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि रेस्टोरेशन डे कब मनाया गया? तो 28 दिसंबर 1815 को। भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ था। पुराना टिहरी 29 अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया। मतलब जो दोस्तों आपका टिहरी बांध है, तो यह भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो जहाँ पर यह बांध बनाया गया तो वहाँ पर टिहरी बसा था और ये टिहरी दोस्तों डूब चुका है। तो कब डूबा? 29 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, वर्तमान में जो नया टिहरी बसाया गया तो वह दोस्तों बुरानी गांव में बसाया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि नया टिहरी को कहाँ बसाया गया था? तो बुरानी गांव में बसाया गया। टिहरी की आपसे राशि पूछी जाए तो आपको बताना होगा सिंह राशि। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड की पूर्वी प्राकृतिक सीमा को बनाती है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनाई जाती है या प्राकृतिक सीमा बनाई जाती है? तो आपको बताना होगा काली नदी के द्वारा।
काली नदी यह राज्य की सबसे पूर्वी नदी है जिसका उद्गम लिपुलेख के पास काला पानी नामक स्थान से हुआ है। ठीक है, और ये जो लिपुलेख है ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी कहा गया। ठीक है, और जब दोस्तों ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुर मंडी टनकपुर से, तो इसका नाम शारदा पड़ जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई हमने जानी 252 किलोमीटर, और काली नदी में मिलने वाली अंतिम जो नदी है तो वह लदिया नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रम्माण को किस वर्ष विश्व धरोहर विरासत घोषित किया गया? तो देखिए, रम्माण उत्सव जो कि सलूर डुमरा गांव में अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है, इसे यूनेस्को में जो शामिल किया गया तो 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को में शामिल किया गया। रम्माण उत्सव को यूनेस्को में शामिल करने का जो श्रेय जाता है तो वह कुशल सिंह भंडारी को जाता है, जिनके द्वारा इस उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाई गई। ठीक है, रम्माण उत्सव में दोस्तों जो हास्य नृत्य किया जाता है तो वह कुरु जोगी है। इसमें दोस्तों ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें 18 मुकुटों का भी प्रयोग होता है जो कि सहतूत के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि गणिका नाटक के लेखक कौन है? तो गणिका नाटक ये दोस्तों मोलाराम का नाटक है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मोलाराम की बात करें, मोलाराम अपने आप में दोस्तों एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड में गढ़वाली शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, जिनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ। इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। ठीक है, इन्हें दोस्तों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि मोलाराम को कितने पवार शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ? तो आपको बताना होगा 5। ठीक है, और जो कुंवर प्रीतम शाह था तो वह दोस्तों टिहरी से श्रीनगर आर्ट सीखने भी आता था। मोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, जो कि 1803 की बाढ़ में ध्वस्त हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गढ़ राजवंश जो कि ब्रजभाषा में है, श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतुवर्णन, रुक्मणी मंगल, गढ़ गीता संग्राम। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। मयंक मुखी इनका पूर्ण चित्र है। ठीक है, और मोर प्रिय ये चित्र मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। इनकी आर्ट को, इनकी चित्रकला को जो विश्व प्रसिद्धि दिलाई तो वह बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा दिलाई गई। इनकी जो एक पुस्तक थी बैरिस्टर मुकंदीलाल की गढ़वाल पेंटिंग्स, जो कि 1968 में प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के माध्यम से मोलाराम के चित्रों का उजागर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध हैं एक के रूप में? तो अवतार सिंह पवार ये दोस्तों एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? देखिए, नागेंद्र सकलानी ये 11 जनवरी 1948 को कीर्ति नगर विद्रोह में शहीद हुए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 11 जनवरी 1948 को कीर्तिनगर आंदोलन में नागेंद्र सकलानी और भोलूराम 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1947 में हुआ था। ठीक है, से सकलाना और से 47। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो जीवित प्राणी का दर्जा जो दिया गया तो वह दोस्तों गंगा नदी को दिया गया था उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये दर्जा कब दिया गया? तो आपको बताना होगा 20 मार्च 2017 को। ठीक है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो 4 नवंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है?
फ्रेंड्स प्रोला जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ से जो तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ तो वह कुलिंद वंश का था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रोला से ही दोस्तों अमोघवुधि की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। प्रोला में ही स्थित है आपका देवडुंगा, जहाँ से दोस्तों ये यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई थी। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था तो वह अमोघवुधि था, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा मुद्राएं प्राप्त हुई। कुलिंद वंश की 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, छत्रेश्वर प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और दोस्तों अमोघवुधि प्रकार। 20वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड से प्राप्त होने वाला सबसे प्राचीन जो अभिलेख है तो वह कालसी अभिलेख है, जो कि 257 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, 257 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, ये अशोक का शिलालेख था। देखिए अशोक ने एक शिलालेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर 257 ईस्वी पूर्व में कालसी, कालकूट, देहरादून, टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थापित किया था। ठीक है, राजा अशोक ने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा की व्यवस्था और लोगों से हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी कही है। तो ये जो जानकारी है ये आपको कालसी अभिलेख से ही मिलती है। ठीक है, कालसी किन नदियों के संगम पर स्थित है? टोंस और यमुना के संगम पर। ठीक है, कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद और इस स्थान को उपरांत शब्द के नाम से जाना गया है। तो पुलिंद यहाँ के निवासियों को और अपरांत जो कहा तो वह दोस्तों इस क्षेत्र को कहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद है तो वह चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 80 से 30 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर आता है, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 80-16। ठीक है, पिथौरागढ़ ये कुमाऊं का सबसे बड़ा जनपद है, जिसका क्षेत्रफल है 70-90 वर्ग किलोमीटर। और देहरादून के क्षेत्रफल की बात करें तो देहरादून का क्षेत्रफल 30-88 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था। तो ये दोस्तों गोरान पेश केलेविच के द्वारा किया गया। ठीक है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या है। तो उत्तराखंड में जो विकास खंड है उनकी संख्या है 95। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सर्वाधिक विकास खंड पौड़ी गढ़वाल में है 15 विकास खंड। सबसे कम विकास खंड बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है 3-3। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम विधानसभा सीट वाले राज्य कौन से हैं तो आपको बताना होगा RCB। ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, यहाँ पर 2-2 विधानसभा सीटें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम तहसीलों वाला जनपद कौन सा है तो आपको बताना होगा रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। यहाँ पर दोस्तों 4-4 तहसीलें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है। तो देखिए जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद और ऋषभ पंत, ये तीनों उत्तराखंड के प्लेयर हैं। ठीक है, उन्मुक्त चंद और दोस्तों ऋषभ पंत ये क्रिकेट प्लेयर हैं, जो कि जसपाल राणा ये आपके निशानेबाजी से संबंधित हैं। जो ललित उपाध्याय हैं तो यह उत्तराखंड के प्लेयर नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो वन्यजीव विहार की हम बात करें जो हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण है तो वह दोस्तों गोविंद वन्यजीव विहार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। गोविंद वन्यजीव विहार यह हमारे राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है और ये 1955 में बना था। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 485 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार तो ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों 3 जनपदों में आता है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में। बिनसर वन्यजीव विहार ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, सोना वन्यजीव विहार ये 1927 में बना था और जो बिनसर वन्यजीव विहार है यह 1988 में बना।
गोविंद वन्यजीव विहार हमने बताया 1955, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह 1983 में बना था और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसे दोस्तों टाइगर रिजर्व जो बनाया गया तो वह 2015 में बनाया गया था। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक आपका कॉर्बेट और दूसरा राजाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हेली नेशनल पार्क, जिसे दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये 1936 में बना था। ये पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है। सही आंसर है ऑप्शन सी। हेली नेशनल पार्क 1936 में बना, जबकि 1957 में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ये दोस्तों 2 जनपदों में फैला है, एक पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो देखिए मानव कंकाल जो पाए गए तो वह रूपकुंड में पाए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसे दोस्तों मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रूपकुंड चमोली जनपद के देवल विकास खंड में स्थित है, ठीक है। यह समुद्र तल से 4780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह त्रिशूल पर्वत की तलहटी में स्थित है। इस झील से दोस्तों रूप गंगा जलधारा निकलती है, ठीक है। तो रूप गंगा का उद्गम कहां से हुआ है? तो आपको बताना होगा रूपकुंड से। उत्तराखंड में वन राजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? फ्रेंड्स, वन राजी जनजाति जो है तो यह है आपकी पिथौरागढ़ में निवास करती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो राजी जनजाति है उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है, ठीक है। देखिए बात आई है जनजातियों की, तो जनजातियों के बारे में भी हम जान लें। तो 1957 में एक समिति बनी थी जिसका नाम है दोस्तों कोल्टा जाट समिति, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई। हमारे भारत में जो जातियां ही तो उन जातियों की जांच करने के लिए ये समिति बनाई गई और ये पहचान के लिए कि हाँ कि किस जाति को जनजाति का दर्जा दिया जाए। फिर उसके बाद में दोस्तों 1965 में लोकर समिति बनाई गई और लोकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 1967 में पेश की और उत्तराखंड में 5 जातियों को जनजातियों का दर्जा दिया गया, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी जनजाति है थारू और दूसरी सबसे बड़ी आती है दोस्तों जौनसारी, तीसरी सबसे बड़ी बोक्सा, चौथी भोटिया और 5वीं दोस्तों राजी। उत्तराखंड में 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। 1967 में दोस्तों राजी जनजाति को आदिम जाति का दर्जा दिया गया और 1981 में दोस्तों बोक्सा जनजाति को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो देखिए 2003 से उत्तराखंड की झांकी कर्तव्य पथ पर अपना प्रदर्शन कर रही है। 2003 में फूलदेई को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया, ठीक है। और 2025 की जो गणतंत्र दिवस पर परेड थी तो उसमें साहसिक खेलों को शामिल किया गया, ठीक है। और उत्तराखंड की झांकी को 3रा स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। यहां पर बात हुई है रम्माण उत्सव की। तो रम्माण उत्सव 2016 में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रहा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर हिमनद जो है तो वह गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। यह 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वह पिंडारी ग्लेशियर है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में और कुमाऊं दोनों में आता है, ठीक है। पर कुमाऊं का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है तो वह मिलम ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यह उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे नीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को की गई और इसके प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे। तो जो पुरुषार्थ समाचार पत्र था इसके संपादक थे गिरिजादत्त नेथानी। ये दोस्तों एक बड़ा प्रसिद्ध और चर्चा वाला समाचार पत्र था। आप सभी जानते हैं कि 1871 में अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था डिबेटिंग क्लब के द्वारा, ठीक है। और इस समाचार पत्र ने 1918 तक अपना कार्य किया, लगभग 48 साल तक। इसके जो अंतिम संपादक थे तो वह वी डी पांडे थे। वी डी पांडे 1913 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे, ठीक है। जो वी डी पांडे हैं तो उन्होंने दोस्तों एक तीखा लेख लिखा था अंग्रेजों के खिलाफ, जिस कारण उस समाचार पत्र पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। तो 1918 की एक घटना है, ठीक है। उस घटना की जानकारी पुरुषार्थ समाचार पत्र में दी गई। घटना ये थी कि एक अंग्रेज था, अंग्रेज ने दोस्तों एक मुर्गी का शिकार करने के लिए गया तो वह मुर्गी भी मारी गई और एक उसमें कुली भी मारा गया था। और ये जानकारी दोस्तों अल्मोड़ा अखबार में छापी गई थी। जब बाद में दोस्तों जब अल्मोड़ा अखबार में जानकारी छापी गई तो उस अंग्रेज ने उस अखबार पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रतिबंध को देखते हुए पुरुषार्थ समाचार पत्र में गिरिजादत्त नेथानी ने यह छापा कि एक गोली के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक गोली के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार ये किस समाचार पत्र में छापा गया था। तो पुरुषार्थ समाचार पत्र में छापा गया, जो कि 1917-18 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिकेय स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिकेय स्वामी मंदिर ये दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, क्रोंच पर्वत पर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो देखिए कार्तिकेय स्वामी मंदिर तो आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, जबकि कार्तिकेय स्वामी की जन्म स्थली जो है तो वह जागेश्वर है। क्वेश्चन बनता है कि कार्तिकेय स्वामी की जन्म स्थली क्या है, तो आपको बताना होगा जागेश्वर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है और यह उत्तराखंड का 5वां धाम है, ठीक है। जबकि जागेश्वर जो है तो यह शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक है ई शरवण ओकले, ठीक है। ये पुस्तक 1905 में प्रकाशित की गई, ठीक है। इस पुस्तक से दोस्तों उत्तरायणी मेले का जिक्र मिलता है। उत्तरायणी मेला ये आपका बागेश्वर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जहां पर एक पहला क्वेश्चन था कि अंतिम कुमाऊं में गोरखा शासक कौन था, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया, तो कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था, तो आपको बताना होगा महेंद्र चंद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो आदिनाथ के नाम से जो जाना जाता है तो वह अजयपाल को जाना जाता है। अजयपाल के द्वारा दोस्तों गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया था। ये 37वां पवार शासक था, ठीक है। इसे दोस्तों बिस्मारक कहा जाता है, ठीक है। इसे भीष्म, युधिष्ठिर सभी के नाम से जाना जाता है। इसके काफ़ी सारे उपनाम आते हैं। अगला प्रश्न है कि देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा। तो देहरादून रेल मार्ग से जो जुड़ा तो वह 1900 में जुड़ा था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। रेल राज्य में पहली रेल जो चली तो वह 24 अप्रैल 1884 को चली थी और काठगोदाम से रामपुर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है। तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आपको बताना होगा भिलंगना, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर यह है एक लटकता झूलता ग्लेशियर है, ठीक है। और यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दूधगंगा, बालगंगा, धर्मगंगा और मेदे गंगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे। तो उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले जो कवि थे तो वह लोकरतन पंत गुमानी थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो लोकरतन पंत थे तो ये दोस्तों राजा गुमान के दरबार में रहते थे और ये काशीपुर के राजा थे, ठीक है। इनका जन्म 1790 में हुआ था, ठीक है। तो गुमानी पंत का जन्म 1790 में काशीपुर में
हुआ जिनका पूरा नाम लोकनाथ या लोकरतन पंत था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। गुवानी पंत टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहते थे। अगला प्रश्न है कि शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक के रूप में, तो शिव प्रसाद डबराल का पेशा क्या था ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी इतिहासकार। इन्हें दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, चारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्हें घुमक्कड़ शोक के कारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। दुगड्डा स्थित अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय खोला, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस व्यक्ति के घर में उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय है, तो आपको बताना होगा शिव प्रसाद डबराल, और ये है कहाँ पर, तो दुगड्डा में। और दुगड्डा ही दोस्तों शिव प्रसाद डबराल की कर्मस्थली भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं उत्तराखंड का इतिहास जो कि 12 भागों में है। ठीक है, गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, और दोस्तों टिहरी का इतिहास। ठीक है, तो टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, ये दोनों शिव प्रसाद डबराल के द्वारा लिखे गए। अगला प्रश्न है और आज की इस क्लास का होमवर्क कि उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको कमेंट करके बतानी होगी, जबकि पहली जो सबसे ऊंची चोटी है तो वह पश्चिमी नंदा देवी है, जिसकी लंबाई या ऊंचाई है 78-17 मीटर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज के क्लास में सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से जाना। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी सीरीज से कंटिन्यू आप जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। जो नए बच्चे हैं या फिर जो रिवीजन करना चाहते हैं तो वह हमारी सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को बताते समय कोई त्रुटि हो जाती है या फिर कोई क्वेश्चन आपको गलत बता दिया जाता है तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन का सही आंसर जान सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप बताइएगा कि जो कंप्यूटर की क्लास है तो वह आपको कैसी लगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको बतानी है। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।